हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसमें स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग, नेचर, स्कोप, मेथड्स एंड इम्पोर्टेंस। तो स्टूडेंट्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी क्या है? स्टूडेंट, साइकोलॉजी पे मेरी एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। नाउ स्टूडेंट, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी में हम करते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी जो है वो साइकोलॉजी में होती है। साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है ह्यूमन के बिहेवियर को जानने में। किसी भी पर्सन के, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को जानने में साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी उसी साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि एजुकेशन की फील्ड में यूज़ की जाती है, और यहाँ पे भी साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर की एजुकेशन की सेटिंग में। तो जब साइंटिफिक स्टडी ह्यूमन बिहेवियर की होती है एजुकेशन की सेटिंग में, तो उसको हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब जैसे स्टूडेंट्स, कुछ एजुकेटर्स जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी वो देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी जो क्लासरूम में यूज़ हो रही है वो उनके स्टूडेंट्स को कहीं हार्म तो नहीं कर रही है, या वो उनके स्टूडेंट्स को कितना हेल्प कर रही है उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने में। तो यहाँ पे जो भी क्लासरूम में प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं या जो भी एनवायरमेंटल अप्रोचेस, जो भी मैनेजमेंट अप्रोचेस जो यूज़ होती हैं क्लासरूम में, तो उनमें कि बच्चा वो कितने हद तक उन चीज़ों को समझ पा रहा है, क्या वो बच्चे को बेनिफिट दे रही हैं या बच्चे को हार्म कर रही हैं, तो इन सब चीज़ों में एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हेल्पफुल है। अब यहाँ तक जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एजुकेट करने में टीचर्स को, पेरेंट्स को, गार्डियंस को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ताकि वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस उन लर्नर्स को दे पाएँ जो कि लर्नर स्ट्रगल करते हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन, क्लासरूम की नॉर्मल रूटीन में जो अपने आप को कोप अप नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये हेल्पफुल है। अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं स्टूडेंट्स, वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जिनको हम कहते हैं, वो डायरेक्टली बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ जो हैं वो कोलैबोरेट कर सकते हैं ताकि बच्चे की जो लर्निंग है उसके आउटकम को इम्प्रूव किया जा सके। तो यहाँ तक ही नहीं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन भी है। जो उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एज अ सब्जेक्ट लिया है, तो एज एन करियर इसको चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंसल्टेंट, काउंसलर, टीचर्स हो सकते हैं, वेरियस स्कूल्स में होते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, लर्निंग सेंटर्स में इनकी ज़रूरत पड़ती है साइकोलॉजिस्ट की। तो एज एन करियर ऑप्शन ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब स्टूडेंट्स, ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये हेल्प करती है बच्चे की कॉर्पोरेट लर्निंग में। मिलजुल के बच्चे, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, आजकल टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स हैं कुछ बच्चों को पढ़ाने के, जैसे प्रोजेक्ट मेथड उनमें से एक मेथड है। तो उसमें बच्चे मिलजुल के आपस में सारे अपने अपने आइडियाज़ पे काम करके तो वो एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाते हैं। तो इस तरह की कोऑपरेटिव लर्निंग जो है इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है हेल्पफुल है। बच्चों को एंगेज करके रखने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हेल्पफुल है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के आपस में, कई बार बच्चे जो अपने पीयर्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो उसको रिमूव किया जा सकता है। बच्चों का मोटिवेशन लेवल बढ़ाने का, कि हमेशा बच्चों के लिए इनकरेजिंग वर्ड्स जो हैं वो टीचर द्वारा यूज़ किए जाते हैं ताकि बच्चों का मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ता जाए। थियरीज़ में बच्चों की हेल्प करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। डेवलपमेंट में बच्चों की एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से बच्चों की डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो पाती है। असेसमेंट बच्चों की करने में, कि बच्चा विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर ये
जानने की, पहचानने की कोशिश करती हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है, बच्चे की एबिलिटीज़ जो हैं, बच्चे की लाइकिंग्स जो हैं वो किस तरफ हैं। तो उससे असेस्ट करके वो बता सकती हैं कि बच्चा साइंसेस में अच्छा है, बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है, या बच्चा आर्ट्स में अच्छा है। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो हैं अपने अपने व्यूज़ देते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी को उन्होंने अपने अपने हिसाब से डिफ़ाइन किया है। जैसे स्किनर बताते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी वो ब्रांच है साइकोलॉजी की जो डील करती है टीचिंग और लर्निंग में, मतलब स्कूल सेटिंग में। क्रो के हिसाब से एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। एजुकेशनल साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू क्रो क्या है, वो एक्सपीरियंस जो एक पर्सन गेन करता है फ्रॉम बर्थ टिल ओल्ड एज, वो सारा एक्सपीरियंस एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो उसमें है। E.A. पील कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को, वो कहते हैं साइंस ऑफ एजुकेशन। ट्रो कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन, मतलब कि बच्चे का इंटेलेक्ट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। स्टेफन कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इज़ अ स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे की कितनी एजुकेशन में कितनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है उसकी स्टडी को हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। चार्ल्स स्किनर के हिसाब से एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, डील करती है विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एजुकेशनल सिचुएशन, मतलब ये एक तरह से बिहेवियरल साइंस होगी। तो स्टूडेंट्स इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हमें हेल्प करती है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने में, जैसे कि क्यों कुछ बच्चे जो हैं दूसरे बच्चों से ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, और क्या वो रीज़न हैं, क्या वो ऐसी चीज़ें हैं, क्या वो ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या वो ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके जो बच्चे नहीं अच्छा कर पा रहे तो उनकी लर्निंग को भी हम इम्प्रूव कर पाएँ। तो ये क्वेश्चंस हैं, जैसे इनके क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है। जैसे कि अगर कुछ बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं तो वो क्यों अच्छा कर पा रहे हैं, मे भी हो सकता है कि उनका IQ लेवल जो है वो दूसरे बच्चों से ज़्यादा होगा। तो क्या हम ऐसी टेक्निक्स इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि जो बच्चे नहीं अच्छा कर पा रहे वो भी अच्छा कर पा रहे। अगर हम उनका कॉज ढूंढ लेते हैं कि वो बच्चे किस वजह से पीछे जा रहे हैं, तो उस पर अगर हम काम करें तो वो बच्चे भी अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था एजुकेशनल साइकोलॉजी का कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ स्टूडेंट्स, द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जब हम एजुकेशनल सेटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा लर्नर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें जो है वो लर्नर के आसपास ही घूमती हैं। तो यहाँ पे हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं, उसकी नेचर के बारे में। हमें यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है बच्चे की नेचर को जानने के लिए, बच्चे को किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, उससे एजुकेशन का क्या एम, क्या पर्पस है, उसको जानने के लिए क्या साइंटिफिक मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की समझ आ सके, बच्चा जो है कंसेप्ट को अच्छे से क्लियरली समझ पाए। क्या प्रिंसिपल के टेक्निक्स जो हैं वो टीचिंग लर्निंग में यूज़ हो रही हैं, वहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है मेथड्स को चूज़ करने में ताकि बच्चे की एबिलिटीज़ को डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स में उसकी अचीवमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। हेल्प करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बच्चे की, और बच्चे को असिस्ट करने में ताकि वो खुद को मेल एडजस्टेड ना समझे। वो मेल एडजस्टमेंटेड को प्रिवेंट करने के लिए, मेल एडजस्टमेंट ना हो उसकी क्लासरूम में अपने दूसरे बच्चों के साथ, वो ईजिली कोप अप कर पाए, बेटर एडजस्ट कर पाए उन बच्चों के साथ खुद को। एक हेल्दी पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे को क्लासरूम में प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो खुद भी दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट कर पाए और अच्छे से सीख पाए, कंफर्टेबल रहे बच्चा। एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्लासरूम में बच्चे को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है कि एजुकेशनल सिग्निफिकेंस उसको समझाना बच्चे को ताकि वो कंट्रोल कर पाए अपने इमोशंस को और अपने फियर्स को। इमोशंस, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कई बार टीचर जो हैं वो बच्चे को रीइंफोर्समेंट देते हैं, बच्चे की प्रेज़ कर देते हैं क्लासरूम में, तो बच्चे समटाइम्स ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं।
तो ओवर एक्साइटमेंट में वो कभी किसी दूसरे बच्चे को पुश कर देंगे। तो इस तरह की जो हरकतें हैं उनको रोकने के लिए कि बच्चे का अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। कई बार बच्चे डर के मारे किसी दूसरे को हार्म कर देते हैं या खुद को हार्म कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए बच्चे में एक बैलेंस, इमोशंस को कंट्रोल करने का एक बैलेंस जो है वो सिखाने में एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हेल्पफुल है। अंडरस्टैंडिंग बच्चे को करना वेरियस टेक्निक्स के साथ, ताकि एक करेक्ट ट्रेनिंग जो है वो बच्चे तक पहुंच सके। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक अप्लाइड, पॉजिटिव, सोशल, स्पेसिफिक और एक प्रैक्टिकल साइंस कंसीडर की जाती है, जबकि दूसरी साइंसेस जो हैं वो हमें एज एन इंडिविजुअल जो है उसको हर स्फीयर में बच्चे को जज करने में या बच्चे के बिहेवियर को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। बट एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है सिर्फ एजुकेशनल सेटिंग में ही बच्चे के बिहेवियर को, इंडिविजुअल के बिहेवियर को यहाँ पे स्टडी किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ये लिमिटेड जो है इसको माना गया है। नाउ द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब क्योंकि एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डे बाय डे हो ही जा रही है, तो उससे इसका स्कोप जो है वो ग्रोइंग हो गया है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो सबसे पहला जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप है वो है लर्नर। देखिए सारा ताना बाना जो है वो बच्चे के इर्द गिर्द ही है, लर्नर के आगे पीछे ही बुना जा रहा है। तो सारा सब्जेक्ट मैटर एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो है वो बच्चे पे ही फोकस्ड है सारा। तो यहाँ पे ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जाएं ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाए। वो जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं बच्चे की कैपेसिटी और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हो। कोई बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प हो। बच्चा इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, उस चीज़ को जानने में हेल्प हो। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चा कितना एक्टिव है क्लास में, कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी स्कूल में पार्टिसिपेशन हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्लासरूम में, उसमें कितना एक्टिवली अपना योगदान दे रहा है। बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से हो रही है, क्या उसकी स्टेजेस, चाइल्डहुड से उसकी क्या स्टेजेस रही। तो पूरा लर्नर की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो पूरा कलेक्ट करना जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास, दैट इज़ द लर्निंग एक्सपीरियंस। अब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है डिसाइड करने में कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहेगा, किस स्टेज में कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो बच्चा जो है, जो बच्चे ने गेन किया है, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री स्टेज में है या नहीं। जैसे कि अगर कोई बच्चा सेकंड क्लास का होगा तो हम इससे एक्सपेक्ट करेंगे वो ड्राइविंग सीख ले, तो वो नहीं होगा ना। बच्चे की पोटेंशियल, बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से ही चीज़ें जो है, डेवलपमेंट के हिसाब से ही चीज़ें होंगी। लर्निंग प्रोसेस। अब यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस जो है कि क्या क्या हम एक्सपीरियंस अपने यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि लर्निंग प्रोसेस में हमारा रहता है फॉरगेट करना, किसी चीज़ को भूल जाते हैं बच्चे, याद रखना, रिमेम्बरिंग, फॉरगेटिंग, परसीव करना, किसी चीज़ को देख के, जैसे कोई अच्छी चीज़ देखेंगे तो उसको पूरा उसका लुत्फ़ उठाना कि हाँ ये बहुत अच्छा है। जैसे किसी गार्डन से जाओ तो आप बहुत खुश हो जाते हो कि ये गार्डन है, हाँ, रोजेज़ को देखोगे तो खुश हो जाओगे। तो इस तरह से चीज़ों को परसीव करना कि अच्छी चीज़ है तो उसको परसीव करना, कुछ गंदी चीज़ होगी तो उसको भी देखना। कंसेप्ट फॉर्मेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल बेस्ड थिंकिंग होनी चाहिए बच्चे की, हाँ, रीज़न बेस्ड। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे उसको चीज़ों को वो सॉल्व करता है, कैसे चीज़ों को वो हैंडल करता है। लर्निंग जो है उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेज और मीन्स से हम ताकि इफ़ेक्टिव बना सके। मेन लर्निंग प्रोसेस का मोटिव जो है वो ये है। तो वो ये साइकोलॉजी जो है उसमें हेल्प करती है। नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है लर्निंग सिचुएशन। अब ये जो लर्निंग सिचुएशन है ये टोटली हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो टीचर और लर्नर के बीच का जो माहौल है वो कैसा है। वो क्लासरूम में एक ग्रुप डायनेमिक्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स, एड्स जो हैं ऐसा यूज़ किया जाता है ताकि एक हेल्दी पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है बच्चे को क्लासरूम में दिया जा सके। टीचर और लर्नर के आपस के बीच का जो एक बॉन्ड है दोनों के बीच में वो ऐसा होना चाहिए कि वो ईज़िली
बच्चा जो है अपनी बात जो है वो टीचर तक रख सके, ताकि एक स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो हो सके ना। जहाँ पे हमने बात की लर्नर की, लर्नर इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग सिचुएशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से टीचर जो है यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। यहाँ पे टीचर को सबसे पहले तो अपने बारे में पता होना चाहिए कि टीचर का अपना रोल जो है एजुकेशन प्रोसेस में वो क्या है, उसके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, अपनी एंग्जाइटी, अपना एडजस्टमेंट लेवल जो है वो क्या है, उन चीज़ों के ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए, पूरी पकड़ होनी चाहिए। और साथ में उसके अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स जो हैं टीचर के वो क्या हैं, वो किस तरह के हैं, ताकि वो एक इफ़ेक्टिव टीचर, एक सक्सेसफुल टीचर बने और बच्चों को इंस्पायर करे। तो यहाँ पे टीचर का रोल जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये साइकोलॉजी के कुछ इसके स्कोप जो है साइकोलॉजी का, एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो है वो नैरो कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये लिमिटेड यहाँ पे एरिया में होता है, सिर्फ एजुकेशनल सेटिंग में ही इसके स्कोप को देखा जा रहा है। जबकि अगर हम इसका कंपैरिजन एज साइकोलॉजी के साथ करें तो साइकोलॉजी जो है वो बड़ा वास्ट है वहाँ पे। तो बट एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो इसका स्कोप जो है वो थोड़ा नैरो कंसिडर किया गया है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ स्कोप। नाउ द मैथड्स। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसके कुछ टेक्निक्स हैं, ताकि हम कुछ जब ये किसी स्टूडेंट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो जो डाटा आता है उससे हम बच्चे को जज कर सकते हैं। तो कुछ मैथड्स हैं, जैसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है इससे हम कर सकते हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है, इसमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है। इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो खुद एनालाइज करता है, वो खुद अपने आप को ऑब्जर्व करता है, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को खुद ही ऑब्जर्व करके रियलाइज़ करता है और वो उस चीज़ तक पहुंचता है। तो इसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। वो खुद ही अपने आप को जज करता है कि कई बार होता है ना कि बच्चे खुद थोड़ी देर के बाद पहले तो कुछ गलती करते हैं, उस वक्त एक्सेप्ट नहीं करते, फिर थोड़ी देर के बाद खुद आते हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैम मेरे से ना ये गलत हुआ। तो वो क्या हुआ, उस बच्चे ने सेल्फ ऑब्जर्वेशन करी, उस बच्चे ने सेल्फ एनालिसिस की, खुद किया। तो वो होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब यहाँ पे टीचर जो है वो बच्चे को हेल्प करेगा किसमें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में कुछ जगहों पे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन मेथड, जो कि बहुत ही पॉपुलर मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये मेथड जो है दो लोगों को बीच में कंपेयर किया जाता है, ताकि कंपेयर करके ऑब्जर्व किया जाए कि हु इज़ बेटर। हाँ, इस तरह से करके ऑब्जर्वेशन करके ये मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। अनदर मेथड है हमारे पास क्लिनिकल मेथड। अब ये क्लिनिकल मेथड जो है इसको केस स्टडी या केस मेथड जो है वो भी कहते हैं। इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो इंडिविजुअल है या जो बच्चा है वो अगर अच्छा नहीं कर पा रहा तो उसकी क्या, किसी एंग्जाइटी की वजह से नहीं कर पा रहा, किसी फियर की वजह से नहीं कर पा रहा, या बच्चे को कोई ऑब्सेशन है, या कोई बच्चे को कोई वरीज हैं, दुख तकलीफ़ है बच्चे को, क्या चीज़ है, क्या प्रेशर है, क्या बच्चे के घर में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है, तो बच्चे को क्या किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, वो विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल मेथड जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नाउ द डेवलपमेंट मेथड। अब यहाँ पे डेवलपमेंट मेथड जो है ये फोकस किया जाता है कि बच्चे के बिहेवियर के ऊपर, बिहेवियर बच्चे का कैसा रहता है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जब बच्चा स्कूल में एंटर होता है वहाँ से लेके उसको बिहेवियर की जजमेंट जो है वो पूरी डिटेल्स जो है उनको इकट्ठा किया जाता है। अनदर मेथड इज़ द एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये ज़्यादातर मेमोराइजेशन पे, इमेजिनेशन पे और लेवल ऑफ अटेंशन बच्चे का देख के इसके ऊपर फैक्ट्स जो हैं वो देखा जाता है कि ये बच्चा जो है कितना मेमोराइजेशन इसमें कितनी है, कितना चीज़ों को अच्छे से इमेजिन करता है, या इसका ये क्लास में कितना अटेंटिव है, कितना अटेंटिव होके ये चीज़ को सुन रहा है। तो ये सब चीज़ों पे देख के इस एक्सपेरिमेंटल मेथड को कंडक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स,
ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम मिक्स करके अपनी एजुकेशनल फील्ड में यूज़ करते हैं और अपनी एजुकेशन टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग प्रोसेस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये एजुकेटर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हेल्प करती है टीचर्स को ताकि वो बच्चे को अच्छे से जान पाएँ, उनकी एबिलिटीज़ को निखार पाएँ और आइडेंटिफाई कर पाएँ कि बच्चे के लिए कैसा लर्निंग प्रोसेस जो है वो चूज़ किया जा सके, बच्चे को असेस किया जा सके कि बच्चा जो है उसको और ज़्यादा जाना जा सके और उसके अंदर की वो जो क्षमता है, उसकी कैपेसिटीज़ जो हैं, एबिलिटीज़ जो हैं वो और निखारी जा सके ताकि बच्चा और अच्छे से ग्रो कर पाए। हेल्प करती है टीचर्स को कि वो डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यूज़ करें, सॉल्व करें बच्चों की प्रॉब्लम, बच्चे को मोटिवेट करें ताकि बच्चा जो है अपनी एबिलिटीज़ को और निखारे और साथ में इंडिविजुअल डिफरेंसेस टाइप के अगर कोई भी चीज़ क्लासरूम में है तो उसको भी उसका भी हल निकालें ताकि बच्चा जो है वो अपना बेस्ट जो है वो दे सके और खुद को कंफर्टेबल फील करे क्लासरूम में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इम्पोर्टेंस थी इसकी। नाउ द कंक्लूजन। अब लास्ट में हमें यही पता चल रहा है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है ना कि खाली बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल, इमोशनल, बायोलॉजिकल और जो सोशल फैक्टर्स हैं इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये टीचिंग लर्निंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज़ करके, इसको हम टीचिंग लर्निंग में यूज़ करके लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और बच्चे को उसका बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प कर सकते हैं। स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द एजुकेशनल साइकोलॉजी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।